हेलो फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं अपन उत्प्रेरण के प्रकार। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको वो था क्या, उत्प्रेरण और उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान और उनका रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। अर्थात स्वयं वे अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन शब्द क्यों बोला मैंने? क्योंकि वेग को वो बढ़ा भी सकते हैं और वेग को वो घटा भी सकते हैं। ठीक है, इस के बाद हमने पढ़ा था कि जो उत्प्रेरक है वो कितने प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक नाम से स्पष्ट है कि क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। ठीक है। दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। ठीक है। तीसरा है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें अभिकारक जब क्रिया करता है उस समय अभिक्रिया की दर धीमी होती है, लेकिन अभिकारक क्रिया करके जब उत्पाद बना लेता है तो जो उत्पाद है इसके बनते ही अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। अर्थात इसमें उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। इसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक में क्या है? जैसे 2 अभिक्रिया हो रही है। एक अभिक्रिया मान लीजिए उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन दूसरी अभिक्रिया है उसका ऑक्सीकरण हो ही नहीं रहा है, मतलब उसका जो ऑक्सीकरण कराते हैं तो अभिक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जब इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला दिया जाए तो पहली अभिक्रिया के कारण दूसरी अभिक्रिया होने लग जाती है। यानी पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के होने को प्रेरित करती। पहले जब दोनों अलग अलग हो रही थी तो अभिक्रिया एक में हो रही थी, एक में नहीं हो रही थी, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो हमने क्या देखा? पहली अभिक्रिया ने दूसरी अभिक्रिया के होने को, संपन्न होने को प्रेरित कर दिया। इसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। अर्थात पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए किसका काम करेगी? उत्प्रेरक का काम करेगी। बैठी बात में। उसके बाद पढ़ते हैं अपन उत्प्रेरण के प्रकार। और उत्प्रेरण के प्रकार जो है वो किसके आधार पर है? अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, इनकी भौतिक अवस्था। अगर इनकी भौतिक अवस्था इनकी यदि अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? समान होती है, तो उसे कहते हैं अपन कौन सा उत्प्रेरण? बिल्कुल सही, समान हो तो उसे कहेंगे अपन समांगी उत्प्रेरण। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें अपन तो SO2 नाम है इसका, सल्फर डाई ऑक्साइड। जब इसका क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ये भी गैस। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लेते हैं किसको? NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी क्या है? गैस। और इससे बनेगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये भी क्या है? गैस। तो अभिकारक की कौन सी अवस्था? गैस। उत्प्रेरक की कौन सी अवस्था? गैस। और उत्पाद की कौन सी अवस्था? गैस। तो तीनों की भौतिक अवस्था जब समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। और यदि अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक में से किसी भी एक की भौतिक अवस्था भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? विषमांगी उत्प्रेरक। किसी भी एक की हो जाए, चाहे अभिकारक की हो जाए, चाहे उत्प्रेरक की हो जाए, चाहे उत्पाद की हो जाए, किसी की भौतिक अवस्था भिन्न हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? विषमांगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिया अपन ने
ध्यान ले लेता हूं मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं अपन, दो कार्बन है एथ और व्यावन को कहते हैं ईन, क्या नाम हो गया इसका, एथीन। एथीन क्या है, असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध क्रियाबंध उपस्थित होता है। इसका जब अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। किसकी उपस्थिति में करें, निकेल पैलेडियम पैलेडियम किसी की उपस्थिति में करें तो इससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अर्थात ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये असंतृप्त कार्बन में जुड़ जाती हैं और क्या बना लिए, संतृप्त। संतृप्त का मतलब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। तो यहाँ हमने देखा एथीन कौन सी अवस्था है पदार्थ की, गैस। हाइड्रोजन कौन सी अवस्था है, गैस। लेकिन निकेल कौन सी अवस्था है, सॉलिड। और एथेन जो है वो भी कौन सी अवस्था है, गैस। तो यहाँ पर उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था किससे भिन्न हो गई, अभिकारक और उत्पाद से, इसीलिए इसे कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है। इसके बाद हम दो क्रियाविधि पढ़ेंगे, किस तरह से समांगी उत्प्रेरण होता है और किस तरह से विषमांगी उत्प्रेरण की घटना घटित होती है। दोनों हो क्या रहा है, दोनों में अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्या बना रहे हैं, उत्पाद। तो ये अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समांगी उत्प्रेरण की क्रिया। देखिए ना, समांगी उत्प्रेरण की बहुत सीधा सा कंसेप्ट है इसका। ये जो है ये आधारित है माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत पर। माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत पर इसका मतलब क्या है कि इसमें दो अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और क्रिया करके पहले मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करेंगे और मध्यवर्ती यौगिक फिर दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा और उसके बाद उत्पाद बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाऊं कि यहां पर A प्लस B ये क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके क्या बना रहे हैं, AB। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें AB अभिकारक है, क्रिया करके किसकी बात कर रहे हैं अपन, समांगी उत्प्रेरण की। इसका मतलब यहां हम जो भी पदार्थ लेंगे उसकी भौतिक अवस्था समान है। तो अब यहां पर हमने A और B क्रिया करके A भी बना रहा है, लेकिन A किसकी उपस्थिति में, मान लीजिए मैंने X की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, इसकी क्रियाविधि की अगर अपन बात करें तो यहां पर A सबसे पहले X के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, AX बनाता है। फिर उसके बाद ये जो AX है ये फिर दूसरा अभिकारक B के साथ क्रिया करता है और फिर किसका निर्माण करता है, AB का निर्माण करता है और X अलग हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से क्रिया संपन्न होती है। जैसे यहां मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, SO2 सबसे पहले अपन ने बात की O2 के साथ क्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में, NO की उपस्थिति में, क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है। अब देखिए यहां पर जो SO2 है सबसे पहले वो क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा 1/2 O2। ठीक है, इसके साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा, SO3 बना देगा। इसी तरह NO ये 1/2 O2 के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा, NO2 बना देगा। बना दिया।
अब ये जो है ये क्रिया होगी SO2 प्लस NO प्लस O2 और क्या बन जाएगा SO3 प्लस NO। इसमें जो है आपका ये जो है ये अपनी जगह से पृथक हो जाएगा और होने के बाद दोबारा से हमको ये SO2 प्लस O2 इससे क्या बन रहा है SO3 प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बार और समझ लीजिए, इसको यदि आप NO2 को हटाना चाहे पूर्ण रूप से तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या ले सकते हैं NO2 ले सकते हैं, क्योंकि यहां क्या हुआ NO ने 1/2 O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाया NO2 की बनाया और ये जो है SO2 इस NO2 के साथ क्रिया करके ये तो इसको ऑक्सीकृत कर रहा है लेकिन स्वयं क्या हो जाएगा अपचयित हो जाएगा और अपचयित होने पर ये किसका निर्माण कर देगा NO का। अब आप इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कर सकते हो जोड़ सकते हो, जैसे जोड़ोगे तो आपको उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ये अभिक्रिया में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है अपन को, अर्थात हम क्रिया विधि को पूर्ण रूप से समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नहीं समझा पा रहे हैं, इस कारण से ही ये जो अभिक्रिया है ये केवल और केवल किसके लिए है, समांगी उत्प्रेरण के लिए है। अर्थात ये जो क्रिया विधि है ये विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया को नहीं समझा पाती है। बात में दोबारा समझिए क्या कह रहा हूं मैं, ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि, ये किस पर आधारित होती है, ये आधारित होती है माध्यमिक यौगिक के निर्माण के आधार पर। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम क्या होता है कि एक अभिकारक X के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है और मध्यवर्ती यौगिक B के साथ क्रिया करके इसका निर्माण कर देता है, उत्पाद का निर्माण कर देता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे कि SO2 1/2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है SO3 बना रहा है, NO 1/2 O2 के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है NO2 बना रहा है। तो NO2 किसका निर्माण किसका कार्य करेगा, माध्यमिक यौगिक का कार्य करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए SO2 O2 के साथ क्रिया तो एक अभिकारक तो ये एक अभिकारक ये है, दो अभिकारक है, तो यहाँ पर SO2 एक अभिकारक दूसरे के साथ पहले क्या बनाया SO3 बनाया, फिर इस उत्प्रेरक में किसके साथ दूसरे अभिकारक के साथ किसका निर्माण कराया, एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण कराया। तो ये क्या हो गया माध्यमिक यौगिक। ठीक है, अब ये जो माध्यमिक यौगिक बना ये किसके साथ, भाई दूसरे अभिकारक के साथ जो माध्यमिक यौगिक बना है ना, तो पहले के साथ ये क्या करेगा क्रिया करेगा, आप चाहे तो इसको भी हटा सकते। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और खुद अपचयित हो जाएगा। इस तरह से क्रिया संपन्न हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? ये जो है ये केवल अपन समांगी उत्प्रेरण की बात करते हैं, लेकिन ये किस पर लागू नहीं होता है, विषमांगी उत्प्रेरण पर ये क्रिया लागू नहीं होती। ठीक है, तो विषमांगी उत्प्रेरण के पर बात करते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया। देखिएगा विषमांगी जो उत्प्रेरण है उसकी क्रियाविधि बहुत सिंपल सी है। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है, जो आपका उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। ये क्या करता है, अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है।
इसमें क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, अभिकारक लिया, जैसे विस्मांग विकर्ण की बात करें तो आपने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में क्या बना रहा है, ये बना रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले ये जो प्लेटिनम है ये क्रिया के लिए क्या करेगा, सतह प्रदान करेगा। और सतह प्रदान करने का क्या मतलब होता है कि जब इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना में कुछ मुक्त बंध होते हैं। ये जो मुक्त बंध है इन पर अभिकारक अधिशोषित हो जाता है। अभिकारक अधिशोषित हो गया, फिर जो अन्य अभिकारक है वो आकर इस सतह पर क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद इन अभिकारकों के मध्य रासायनिक बंध का निर्माण होता है। किसकी सतह पर हो रहा है सब कार्य, उत्प्रेरक की। तो उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक आते हैं, आने के बाद किससे, रासायनिक बंध से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये क्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, और क्रिया करके ये क्या बना लेते हैं, एक मध्यवर्ती, यहां पर भी एक मध्यवर्ती बनता है। अब ये जो दोनों क्रियाकारक है इनके जो मध्य बंध है ये तो बनना शुरू होता है, और जब ये बंध बन जाता है इनके मध्य, अर्थात किसका निर्माण होने लगता है, उत्पाद का निर्माण होने लगता है। तो जैसे उत्पाद का निर्माण होने लगता है तो कौन सी क्रिया होने शुरू हो जाती है, विशोषण। क्या होता है विशोषण, विशोषण का मतलब होता है अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से बाहर निकलना। जैसे मैं आपसे कहूं, ये अपन ने एक अधिशोषक लिया, तो अधिशोषक का कार्य कौन कर रहा है, प्लेटिनम कर रहा है। और प्लेटिनम किसको, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन को अपने साथ अधिशोषित कर रहा है। अधिशोषित करने के कारण यहां दोनों अभिकारकों के मध्य रासायनिक बंध बन रहे हैं। रासायनिक बंध बनने के बाद यहां कौन सी क्रिया हो रही है, विशोषण की क्रिया हो रही है। और जब दोनों के मध्य रासायनिक बंध बने तो किसका निर्माण हो गया, CH3 एकल बंध CH3 का निर्माण हो गया, इस उत्पाद का निर्माण हुआ। और उत्पाद इसकी सतह से विशोषित हो जाएगा, हट जाएगा और उत्पाद अलग, और पुनः जो उत्प्रेरक है उसकी स्वतंत्र सतह क्रिया करने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ये जो है यहां पर एक मैं आपको खास बात और बताना चाह रहा हूं कि जब अधिशोषण की क्रिया होती है तो अधिशोषण के दौरान मैंने बताया अभिकारकों के मध्य किसका निर्माण होता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, और जब बंध का निर्माण होता है तो इनकी सतह से क्या होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है जो कहलाती है मुक्त अधिशोषण ऊष्मा। ये जो मुक्त अधिशोषण ऊष्मा है ये क्रियाकारक के अणुओं को सक्रियण ऊर्जा देती है, अर्थात वह ऊर्जा या वह मिनिमम ऊर्जा जिसको प्राप्त करके अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। तो ये जो मुक्त अधिशोषण ऊर्जा है ये किसका कार्य करती है, सक्रियण ऊर्जा का कार्य करती है। सक्रियण ऊर्जा का कार्य करने के कारण ये किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया। ठीक है।